नमस्कार। तो ज्योग्राफी में अब तक हमने बिग बैंग से लेकर के सोलर सिस्टम फॉर्मेशन तक देख लिया। सोलर सिस्टम कहते किसको हैं? द सन, द एट प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स विद देयर नेचुरल सैटेलाइट इज नोन एज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम तक हमने देख लिया। आपका सोलर सिस्टम कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो आज हम सोलर सिस्टम और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम सन से इंट्रोड्यूस होंगे, सारे प्लैनेट से इंट्रोड्यूस होंगे और जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं या इंटरप्लेनेटरी डस्ट हैं उन सब पे बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले कि सारे प्लैनेट स्फेरिकल क्यों हैं? देख रहे हैं, सारे प्लेनेट स्फेरिकल क्यों हैं? तो ये स्फेरिकल इसलिए हुए, इन्होंने अपना सरफेस टेंशन कम करने के लिए और सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए दो ही एम था। मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ आपको इस प्रकार का दिखता है। वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा उस प्रकार का क्यों दिखता है? क्योंकि वो चाहता है कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में चाहता है कि उसका सरफेस टेंशन काफी कम रहे। तो आपको स्फेयर से, मतलब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में देखिएगा तो स्फेयर से अच्छा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सारे प्लेनेट और स्टार स्फेरिकल थे। एनसीईआरटी में एक और नाम दिया गया है वांडरर्स। वांडरर्स का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़। तो सारे हमारे जो प्लेनेट हैं उनको वांडरर्स बोला गया है एनसीईआरटी में। ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात आई कि बेसिकली सोलर सिस्टम में आपको दो दो तरह के प्लेनेट मिलते हैं। फर्स्ट फोर देखिएगा तो इनका एक दो ठो नाम है। पहले इनको बोलते हैं टेरेस्टेरियल। टेरेस्टेरियल। फिर इनका जो है ना लिथोस्फीयर, मतलब यहाँ पे पैर रखने के लिए सरफेस है। इनका क्रस्ट है, इसलिए इनको बोलते हैं रॉकी प्लेनेट। और ये अंदर की ओर है, मतलब सन से नजदीक है, तो इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट। तो तीन नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ पे आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगा। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या मिलेगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट। इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। फिलहाल इसको काट दीजिए। ये वाला पिक्चर लेने का एक मोटिव है, हमको प्लूटो के बारे में भी जानना है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्यों उसको डिमोट करके बाहर निकाल दिया गया। इसका अभी नाम रख दिया गया है 194,940 यूबी। यूबी 194,940, इसका नाम प्लूटो हटा के वो रख दिया है। तो हम उस पर बात करेंगे। इधर के प्लेनेट को बोलते हैं सबसे पहले, चूंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है तो इनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। इनमें सबसे बड़ा जुपिटर है तो इनको जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। पहले तो हो गए आउटर, दूसरा हो गया आपका जोवियन, मतलब जुपिटर लाइक, और उसके बाद एक तो है गैसियस। क्योंकि इनके पास सरफेस नहीं है, ये सारे गैस के बबल्स टाइप के हैं, इसलिए इनको गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। क्या सिर्फ एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है? नहीं। प्लूटो जो था ना वो कुपियर बेल्ट में था। कुपियर बेल्ट में था, एक मिनट। प्लूटो जो था वो कुपियर बेल्ट में था। तो यहाँ पे आपका एक बेल्ट मिलता है, यहाँ पे आपका एक बेल्ट मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? कुपियर बेल्ट। कुपियर बेल्ट। क्या कुपियर बेल्ट के बाहर भी प्लैनेट्स हैं? बिल्कुल है, मतलब हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद ये जो सारा सोलर सिस्टम है ना, उसको कहा जाता है, सोलर सिस्टम जो है वो एक क्लाउड से कवर्ड है चारों तरफ। जैसे हमारी अर्थ को ऐसा इन्वायरमेंट कवर करके रखा है, तो ऐसा एक क्लाउड से। ये क्लाउड क्या चीज का बना हुआ है? तो आइस क्रिस्टल का। आइस क्रिस्टल का। और भी चीजें हैं बट आइस क्रिस्टल भी है इसमें। कहा जाता है कॉमेट्स, कॉमेट्स यहीं से आते हैं। कॉमेट्स यहीं से आते हैं। तो ये आपका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हुआ आपके सोलर सिस्टम का। फर्स्ट फोर्थ जो प्लेनेट है, पहले के चार प्लेनेट हैं उनका क्या नाम है? टेरेस्टेरियल प्लेनेट, रॉकी प्लेनेट, इनर प्लेनेट। उसके बाद आपका मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। उसके बाद आपके हो जाते हैं आउटर प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट और गैसियस प्लेनेट। कुपियर बेल्ट में आपका मिलता था प्लूटो। और ये सारा चीज इन्वेलप किया हुआ है उटिच क्लाउड। उट्स क्लाउड, इसको क्या बोलते हैं? उट्स क्लाउड। उट्स क्लाउड, इसको क्या बोलते हैं बाबू? उट्स क्लाउड। उट्स क्लाउड से ही एज्यूम किया जाता है कि कॉमेट जो आइस क्रिस्टल के ही बने हुए रहते हैं वो निकल करके बाहर आते हैं। ओके, हम आगे भी इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम और जितने भी एस्ट्रोफिजिस्ट हैं वो सोचते हैं कि लाइफ हमारे सोलर सिस्टम में और कहीं है, और लाइफ है तो अर्थ पे क्यों है? अर्थ पे ही क्यों है? ये एक स्टोरी है। ये एक स्टोरी है आपके आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए और आंसर देने के लिए। इससे बेहतर कोई स्टोरी नहीं है। क्योंकि जिसने हैबिटेबल जोन का, गोल्डीलॉक्स जो हैबिटेबल जोन का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, वो इसी स्टोरी पर निर्भर है। इस स्टोरी में आपको एक मदर बियर, एक पापा बियर, एक बेबी बियर, तीन दिख रहे हैं। ये तीनों बाहर जाते हैं। इतने में ही एक लड़की उनके उनका जो भी हट है उसमें जाती है। इसका नाम है गोल्डीलॉक।
इस लड़की का क्या नाम है? गोल्डी लॉक। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि एक मामा बियर, एक डैडी बियर और उनका एक बच्चा, ये तीनों किसी काम से बाहर निकलते हैं। उतने में ये लड़की इनके हट की तरफ जाती है जिसका नाम है गोल्डी लॉक। वो आती है तो डाइनिंग टेबल पे 3 प्लेट रखे रहते हैं। 3 प्लेट रखे रहते हैं, एक ज़्यादा गर्म होता है, एक में ज़्यादा खाना होता है, इसके खाने लायक एक छोटा सा प्लेट रहता है जिसको वो खा जाती है। फिर वो बेडरूम में जाती है, बेडरूम में देखती है कि एक बेड बहुत बड़ा है, दूसरा बेड काफ़ी छोटा है और तीसरा बेड उसके साइज़ का है, तो उस पे सो जाती है। फिर मामा बियर, डैडी बियर और बच्चा बियर ये लोग आते हैं, उसको देखते हैं, फिर वो लड़की भाग जाती है। ये स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है? ये स्टोरी आपको बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मरकरी पे लाइफ है? नहीं है। वेनस पे लाइफ है? नहीं है। मार्स पे लाइफ है? इस पे लाइफ था, मतलब वो हम बाद में बात करेंगे। मार्स पे लाइफ था, ऐसा बहुत सारे रिसर्च में सामने आया है और ये अर्थ का फ्यूचर है। अर्थ का फ्यूचर है। अर्थ का फ्यूचर मतलब इन द सेंस कि हम मार्स पे नहीं रहने लगेंगे, अर्थ एक दिन मार्स की तरह हो जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये अर्थ का फ्यूचर है, इस पे लाइफ था, अभी नहीं है। बाकी सब इस पे किसी पे नहीं है। एक्चुअली क्या है, लाइफ को ग्रो करने के लिए और फ्लरिश करने के लिए एक हैबिटेबल जोन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें सिर्फ अर्थ क्वालिफाई करती है। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक नहीं है, इतना बैलेंस है कि जहाँ पे लाइफ फ्लरिश कर सके। यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहे, बहुत सारे जो लाइफ के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, वाटर, फूड वगैरह नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट रहे। तो ये आपको पता चलता है गोल्डी लॉक्स की स्टोरी से। क्यों? वहाँ पे उसके 3 बॉल थे लेकिन उसने खाया वही जो उसके लायक था। तो लाइफ और हैबिटेबल, कहने का मतलब ये दोनों स्टोरी कोरिलेट करती है कि लाइफ वहीं पर पनपती है जहाँ पे कोई उसको कैरी करने के लिए हो, वैसा अस्तित्व में आ सके, तो उस पर सिर्फ पास आउट होती है हमारी अर्थ। तो ये था गोल्डी लॉक्स हैबिटेबल जोन, गोल्डी लॉक्स हाइपोथेसिस ऑफ हैबिटेबल जोन। आइए अब देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो बाबू, ये आपका सन है। क्या है? सन। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये आपके सन है। सन के इंटरनल, अगर इंटरनल पार्ट को देखिएगा, इंटरनल तो सबसे अंदर आपको क्या मिलता है? कोर। क्या होता है? कोर। कोर की खासियत क्या है कि यहाँ पे हमेशा फ्यूजन रिएक्शन चलते रहता है। फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन किसका होता है? तो H2 प्लस H2 बनता क्या है? तो हीलियम। ये आपका फ्यूजन चलते रहता है जिससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का नाम लीजिएगा तो 10⁻26 जूल पर सेकेंड, इतनी एनर्जी हमारा सन हर सेकेंड में रेडिएट करता है। इतनी एनर्जी हमारा सन, मतलब सोच सकते हैं, बाप रे बाप, इसको तो गिन भी नहीं सकते। तो 26 जूल। दूसरा इसके बाद आता है आपका रेडिएटिव जोन, इसको क्या बोलते हैं? कलर दूसरा ले लेता हूं। उसके बाद क्या आता है बाबू? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन से क्या होता है? वहां से रेडिएशंस निकलती हैं, आपका अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, वाई रेज, वहां से आपके रेडिएशन निकलते हैं रेडिएटिव जोन से। रेडिएटिव जोन के ऊपर जाइएगा, रेडिएटिव जोन के ऊपर जाइएगा, ये आपका है कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन, इसका टेम्परेचर, मतलब कोर का टेम्परेचर लमसम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आपका रेडिएटिव जोन का टेम्परेचर जो है, मतलब मैं क्या बोलूं, इसका 15 मिलियन, रेडिएटिव जोन से बहुत सारी रेडिएशन निकलते रहती है, मतलब ये सारे अंदर के ही बात है। तो इसके इनर साइड का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। और
आपका कॉन्वेक्टिव जोन में क्या होता है ना कि यहाँ पे सेल बने रहते हैं, हाइड्रोजन के ऐसे ऐसे सेल बने रहते हैं, सेल बने रहते हैं, जिसके बीच से आपके सोलर फ्लेयर्स कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। क्या सन रिवॉल्व करता है? बिल्कुल करता है। सन रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है। अगर इसका ये रेडियस है और ये इसका पोल है, मान लीजिए ये आपका सन है, सॉरी ये आपका सन है और ये इसका रेडियस है और ये इसका पोल है, तो एक रोटेशन में रेडियस के तरफ से ये 25 दिन में घूम जाता है, 25 दिन में रोटेट हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा है, मतलब अपने रेडियस पे ऐसा रोटेशन के लिए रेडियस के इर्द गिर्द इसको 25 दिन लगते हैं और पोल के तरफ इसको 31 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं? 31 डेज। मतलब इसका रेडियस थोड़ा जल्दी ऐसा घूम जाता है और जो पोलर साइड है मतलब टिप दोनों वो थोड़ा लेट से घूमता है, तो उसको 38 डेज लगते हैं। सन मतलब आप उसका सरफेस कैसा, तो एक प्लाज्मा होता है, मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपका सॉलिड लिक्विड गैस आप समझ रहे हैं, तो सन किस स्टेट में है? तो ये प्लाज्मा स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है। अब प्लाज्मा क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के चार्ज करके अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या? आपका न्यूक्लियस और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में आपके क्या बचेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सारे सेल के जब इजेक्ट आउट हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये लिथियम है, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस किया, ये आराम से दे देता है, तो लिथियम प्लस हुआ। लिथियम में से मैंने अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये लिथियम प्लस प्लस हुआ। और लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, 3 के 3, तो ये लिथियम प्लस प्लस प्लस, ये आपका प्लाज्मा स्टेट हो जाता है। मतलब ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, काफ़ी हीट चाहिए इसलिए। और वैसे भी मैंने पहले भी बोला था कि यूनिवर्स में 99% ऑफ मैटर जो है वो आपको प्लाज्मा स्टेट में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 99% तो स्टार ही है और हमारा सन भी एक स्टार ही है। तो अभी आपने क्या देखा कि सन कि इंटरनल में सबसे पहले कोर होता है, कोर में फ्यूजन होता है, हीलियम बनता है, 10⁻26 जूल पर सेकेंड एनर्जी से रेडिएट करता है, उसका 15 मिलियन टेम्परेचर होता है। उसके बाद आप जाते हो तो रेडिएटिव जोन होता है, जहां से ये सारे रेडिएशन आपके निकलते रहते हैं। तीसरा होता है कॉन्वेक्टिव जोन, जहां से कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है ना, तो सन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसे सोलर फ्लेयर्स जो सेल बने रहते हैं हाइड्रोजन के, उसके बीच से वो निकल जाता है। सोलर फ्लेयर्स की भी अपनी कहानी है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये हुआ इंटरनल। अब थोड़ा एक्सटर्नल देख लेते हैं सन के बारे में। सन के बारे में एक्सटर्नल, तो जो हमको सन नेकेड आई से दिखता है, वो होता है आपका फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो सन हमको दिख रहा है, फोटोस्फीयर, ये सरफेस दिख रहा है, ये फोटोस्फीयर, ये जो थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है ऐसा, मतलब फोटोस्फीयर के बाद आपका आता है क्रोमोस्फीयर। और ये जो तीसरा आता है आपका कोरोना। ये इक्लिप्स में, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो बेटर विजिबल होता है। कोरोना आपका सोलर इक्लिप्स में अच्छे से दिखता है। फोटोस्फीयर जो हम देख रहे हैं सरफेस को, क्रोमोस्फीयर वो साइड से जो हम सूरज बनाए ना, तो ऐसा ऐसा डंडी निकाल दिए, तो ये क्रोमोस्फीयर। और कोरोना जो है सोलर इक्लिप्स के समय बहुत अच्छे से दिखता है, वो बाहर ये कोरोना को इसलिए कहा जाता है सोलर इक्लिप्स को नेकेड आई से नहीं देखने के लिए, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है ना 27 लाख होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए लोग एडवाइस करते हैं कि सोलर इक्लिप्स को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपका कॉर्निया जल सकता है। और ये आपका क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर होता है 92,000 के करीब में, और फोटोस्फीयर 6,000। घूमते घूमते जब इसकी एनर्जी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ये ऐसा लिक्विड टाइप का, ऐसा पिघलते हुए टाइप का है ना वो, तो ऐसा कभी छलक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर्स। और सोलर फ्लेयर्स ना ऐसा छलक के अर्थ के तरफ या ग्रहों के तरफ ऐसे आता है, ऐसे छलक के सोलर फ्लेयर्स। ये कभी कभी ऐसे सोलर फ्लेयर्स निकलता है। इन सोलर फ्लेयर्स से जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनको खतरा होता है। ये कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं, चलते चलते। ये जैसे अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ये सोलर फ्लेयर्स आ जाते हैं।
0 से लेकर के 40 डिग्री मतलब लेटीट्यूड तक ये रहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के एयर को चार्ज कर देते हैं और वहां पर एक कलर प्रदर्शनी लग जाता है जिसको नॉर्थ में एरोरा एरोरा बोलते हैं। और अगर वो नॉर्थ में होगा तो एरोरा ब्रोसियलिस, और अगर साउथ में होगा तो एरोरा ऑस्ट्रेलिस। समझे? क्या हुआ कि सन रोटेट करते रहता है, ठीक है, सन रोटेट करता है, उसकी एनर्जी कभी कभी जो आपका कन्वेक्शन, उसका जो जोन है, कन्वेक्शन जोन में सेल बने होते हैं हाइड्रोजन के, उनके बीच के गैप से ना कभी कभी उसकी एनर्जी छिटक जाती है, छिटक के वो मतलब स्पेस में ऐसे तैरते रहती है, कभी कभी वो अर्थ पे भी आ जाती है, जिसके कांटेक्ट में आके हमारा जो इन्वायरमेंट का एयर है वो चार्ज हो जाता है। और एरोरा ब्रोशियोलिस और एरोरा ऑस्ट्रोलिस हमको देखने के लिए मिलता है। ये आपको साउथ पोल में मिलेगा, वो आपको, इनको बोलते हैं एरोरा, लेकिन नॉर्थ में होगा तो उसको बोलेंगे ब्रोशियोलिस, और साउथ में होगा तो ऑस्ट्रियोलिस, साउथ में होगा तो ऑस्ट्रियोलिस। ऐसा लाइटिंग टाइप का दिखता है, जैसा हम लोग घर में टूनी लाइट नहीं लगाते हैं, वैसा आसमान में ऐसा लाइटिंग टाइप का दिखता है। तो ये हुआ। अब क्या है, सन यहीं पे नहीं रुकता। सन क्या रिवॉल्यूशन करता है? बिल्कुल करता है। सन रिवॉल्व भी करता है। किसका रिवॉल्यूशन करता है सन? तो सन रिवॉल्यूशन करता है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। सन किसका रिवॉल्यूशन करता है? तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। तो पहले देखिए रोटेशन, सन का रोटेशन, सन का रोटेशन एवरेज में मतलब आप 25 दिन बोल सकते हैं, 25 दिन में ये रोटेट कर जाता है। सन रिवॉल्व करता है किसके? रिवॉल्व अराउंड मिल्की वे। मिल्की वे स्पीड कितनी होती है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी होती है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगता है? 25 करोड़ साल। रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी को कितना स्पीड से? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सोलर ईयर। क्या बोलते हैं? सोलर ईयर। 25 करोड़ साल को क्या बोलते हैं? सोलर ईयर और गैलेक्टिक ईयर। गैलेक्टिक ईयर। तो ये है सन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।